नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? लो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको कंपेयर करूं एल्कली मेटल से, ठीक है, जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कलाइन से भी कैसी है? कम है। ठीक है, तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो एल्कली मेटल्स दीज आर मोर रिएक्टिव देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और जो सेकंड ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कम है। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, ठीक है, इस फैमिली में सबसे पहला मेंबर आपका बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंसियम और लास्ट में क्या आपका बेरियम। ठीक है, अगर मैं इस फैमिली में डाउन द ग्रुप जाऊं तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहती है? डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की डाउन द ग्रुप क्या होगी? रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अब सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो जो भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। लेकिन जो आपका कैल्शियम है, सॉरी, जो आपका बेरिलियम है और जो आपका मैग्नीशियम है, इसकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो कैसी है? थोड़ी सी इनर्ट है। इनर्ट का मतलब कम रिएक्टिविटी है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जब भी आप इन मेटल्स को एयर में रखते हो, ठीक है, तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है? एक परत चढ़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर किसकी परत चढ़ गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, जो इनको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से क्या करता है? मना करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इनके ऑक्साइड्स को। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, 2Mg प्लस, अगर मैं इसको ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में इसको हीट करूं तो क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और आपको ये बात पता है, अभी बताई थी हमने, कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण जो आपका कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंसियम है, उन्हें किस में स्टोर किया जाता है? पैराफिन्स में। पैराफिन्स का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम को ऑयल में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर पहले ही क्या हो जाती है? बन जाती है। अब एयर में और क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सभी नाइट्रोजन से मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। ठीक है, N3 नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे नाइट्राइड। ठीक है, जो बेरिलियम का नाइट्राइड है उसकी नेचर कोवलेंट है और जो बाकी नाइट्राइड्स हैं उनकी नेचर कैसी है? आयनिक है। ठीक है, अभी बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। पहले आपको इनकी रिएक्टिविटी बता देता हूँ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी, एल्कली मेटल्स प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, हीट करो तो नाइट्राइड बनेगा, फॉर्मूला M3N2। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्राइड के ऊपर कितना है? 3 नेगेटिव। तो इसको इसके चार्ज से गुना करो, इसके इसके चार्ज से गुना करो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? M3N2। अब जो बेरिलियम नाइट्राइड है इसकी नेचर कोवलेंट क्यों है? ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो बेरिलियम है उसका साइज़ बहुत छोटा है। छोटा साइज होने के कारण इसकी जो पोलराइजिंग पावर, ठीक है, वो कैसी है? बहुत हाई है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर हाई का मतलब ये है कि ये नाइट्राइड आयन जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उसके बाद चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स में। तो इससे कौन सा करैक्टर आ जाता है? कोवलेंट करैक्टर, अगर पोलराइजिंग पावर कैसी हो? बहुत
ज़्यादा हो। और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके जो नाइट्राइड्स हैं उनकी नेचर कैसी है, आयनिक है, क्योंकि बड़ा साइज़ होने के बाद पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके बाद आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, वाटर के साथ मिलने पर आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरिलियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों बहुत कम होती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ये कैसा है आपका लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है कि ये क्या नहीं कर सकता, अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जो आपके दूसरे मेटल्स हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो मैग्नीशियम है आपका, जो सेकंड मेंबर, ठीक है, ये कोल्ड वाटर से तो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, अगर मैग्नीशियम प्लस वाटर, और ये बनेगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस 2H2। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचर होगी इसकी एल्कलाइन मेटल की, जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब हमने इसको वाटर में डिसोल्व करा तो जो इसकी नेचर आएगी वो कैसी आएगी, बेसिक। ठीक है, बेसिक क्यों आएगी, क्योंकि जो आपके हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं उसमें कौन से आयन हैं, OH नेगेटिव आयन। जो आपके और मेंबर रह गए इस फैमिली के, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी और ये कोल्ड वाटर से भी क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और कौन सी गैस निकाल लेंगे, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनेंगे आपके मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो Ca, कैल्शियम की रिएक्टिविटी दिखा रहा हूं, Ca प्लस वाटर, ठीक है, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपके हाइड्रोक्साइड, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आपको ये बात तो पता ही है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली थी कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे जो रिएक्टिविटी होगी एल्कलाइन अर्थ मेटल की वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद आता आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन के साथ एल्कली मेटल मिल के क्या बनाते हैं आपके हाइड्राइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका MH2। ठीक है, तो M प्लस H2 मेटल प्लस हाइड्रोजन, उसको आप हीट करें और ये क्या बन जाएगा आपका मेटल हाइड्राइड। अब जो बेरिलियम हाइड्राइड है उसी तरह से वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं करता। क्यों नहीं करता डायरेक्टली कंबाइन, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो मेटल हाइड्राइड जो बनते हैं इनमें जो नेचर होती है वो कैसी होती है आपकी, आयनिक। ठीक है, अगर मैं बेरिलियम का हाइड्राइड बनाऊं तो मैं उसे बना सकता हूं बेरिलियम क्लोराइड से। ठीक है, BeCl2 प्लस मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो किस में हेल्प करेगा, बेरिलियम क्लोराइड की रिडक्शन में। ठीक है, ये है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो जब मैं इनकी रिएक्टिविटी करूँगा तो ये बनेगा आपका बेरिलियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3। अब यहाँ पर जो बेरिलियम हाइड्राइड बना है इसकी नेचर कैसी होगी, कोवलेंट होगी। ठीक है, BeH2 कैसी नेचर होगी इसकी, कोवलेंट। रीज़न आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम का साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, और छोटा साइज़ होने के कारण पोलराइजिंग पावर कैसी है,
ज़्यादा है, और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो कंपाउंड में कौन सा करैक्टर आता है? कोवेलेंट करैक्टर। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में? हाइड्राइड्स के बारे में। तो बेरिलियम के हाइड्राइड और मैग्नीशियम के हाइड्राइड, उनकी नेचर कैसी है? कोवेलेंट है, ये मैंने आपको बात बता दी। अब ये जो हाइड्राइड बनते हैं ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वैलेंस सेल में जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं आपको बेरिलियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरह से है, देखो BeH2, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दे कंटेन्स ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, अभी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसे? कई मॉलिक्यूल जब इकट्ठे अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है आपकी? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बेरिलियम डाइहाइड्राइड की या बेरिलियम हाइड्राइड की कौन सी स्ट्रक्चर है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। कई मॉलिक्यूल क्या हैं? ये आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो कौन से बॉन्ड हैं ये देखिए, ये वाला और ये वाला, ये 3 सेंटर हैं। 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? बेरिलियम। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को पी ब्लॉक एलिमेंट में कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है। अभी केवल ये समझ लें, इसमें 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही शेयर होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हाइड्राइड्स हैं दूसरे एलिमेंट्स के, उनकी नेचर कैसी है आपकी? आयनिक है, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटाइन। ठीक है, अब जो ये हाइड्राइड बनेंगे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका रीज़न, स्मॉलर कैटाइन कैन स्टेबलाइज्ड स्मॉलर एनाइन। ठीक है, कैटाइन का साइज अगर छोटा है तो वो किस एनाइन के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाएगा? जिसका साइज कैसा है? छोटा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हाइड्राइड का साइज तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कैटाइन का साइज़ क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। अगर कैटाइन का साइज़ बढ़ता रहेगा तो हाइड्राइड और जो कैटाइन है उनके साइज़ में डिफरेंस बढ़ता रहेगा, और साइज़ में डिफरेंस बढ़ता रहेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होती रहेगी। ठीक है, तो जो बेरियम हाइड्राइड है BaH2, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेरियम का साइज़ बड़ा है और हाइड्राइड का साइज़ छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा। जितना डिफरेंस कम होगा साइज़ का कैटाइन और एनाइन की, ठीक है, उतना ही बॉन्ड कैसा बनेगा? स्टेबल बनेगा। इससे नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स। तो आपको ये बात पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सभी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ, मेटल M प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो मेटल क्लोराइड बनेगा MCl2 और प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इससे नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूसिंग करैक्टर।
रिड्यूसिंग करैक्टर, ये सभी क्या हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे, जैसे ये मेटल है, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में हेल्प करेंगे, हमारी रिडक्शन में। ठीक है, कोई भी दूसरा मेटल आयन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं इनके रिड्यूसिंग करैक्टर को एल्कली मेटल से कंपेयर करूं, ठीक है, तो एल्कली जो मेटल्स हैं, दीज आर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन किससे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, रीज़न आपको पता ही है, जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और जो डाउन द ग्रुप है वो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। क्यों होता रहेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो आपका बेरियम है, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन सेकंड ग्रुप। इसके बाद आता है आपका सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। जैसे एल्कली मेटल्स अमोनिया में घुल जाते हैं, उसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और एक कैसा कलर देते हैं, कैसे कलर का सॉल्यूशन देते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब आप इस सॉल्यूशन को ऐसे ही रख देंगे कुछ देर के लिए, तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर। ठीक है, मेटल आयंस क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके कारण कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें केमिकल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ। एम आपका मेटल है, ठीक है, x + 2y मोल, ये हमने किसके लिए, NH3 के। ठीक है, अब जो मेटल है M, ये कन्वर्ट होगा पहले अपने मेटल आयन में, M2 पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन ये कंबाइन करेंगे किससे, NH3 से, और बनाएंगे अमोनिएटेड कैटाइंस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो x मोल NH3 पहले कंबाइन करेंगे मेटल आयन से, तो क्या बनेगा तुम्हारा, M2 पॉजिटिव NH3 की x, दीज आर कॉल्ड अमोनिएटेड कैटाइन, प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और बनेंगे आपके 2e, e आपका इलेक्ट्रॉन है, NH3y। ठीक है, आप देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इन्हीं अमोनिएटेड कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, इट विल बी कंडक्टिंग। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके आपको पता है क्या बनते हैं, हैलाइड्स। ठीक है, और जो फॉर्मूला होगा हैलाइड्स का वो होगा आपका MX2। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, हैलोजन के साथ M+X2 और ये बनेगा आपका MX2। ठीक है, X आपको पता ही क्या है, X हैलोजन है आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स बना सकते हैं बाय द डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बेरिलियम का क्लोराइड बनाना चाहूँ, तो बेरिलियम क्लोराइड बनाने के लिए
मैं क्या कर सकता हूँ, बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा सकता हूँ मैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंट ऑफ कार्बन। आप इसको हीट कीजिए और ये बनेगा आपका बेरिलियम क्लोराइड और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स बनाने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड हैं, कार्बोनेट्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, ठीक है ना, आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के, और उनकी क्या वेरिएशन है डाउन द ग्रुप।